हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के जो एच एस टेट एग्ज़ाम होता है 2018 में ही हुआ था, एंड दिस इज पार्ट 6 इन विच वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 51 to 60। दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। द बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नोट। द इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज ए रेडियस। देखो, ये पूछ रहे हैं कि रेडियस n पर कैसे डिपेंड करता है। तो nth ऑर्बिट में जो रेडियस होता है वो n के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी इन्वर्सली डिपेंड करती है 1/n पर। एनर्जी इन्वर्सली डिपेंड करती है 1/n स्क्वायर पर। अगर मान लीजिए टाइम पीरियड पता करना, तो टाइम पीरियड T=2πr/v होता है ना। तो क्योंकि r n स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी 1/n पर, तो टाइम पीरियड n की क्यूब पर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी 1/n की क्यूब पर, क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/में फ्रीक्वेंसी। तो आप ये सब डिपेंडेंस ध्यान रखें, इनमें से कुछ भी पूछी जाती है। फिलहाल तो हमें रेडियस के बारे में बताना, तो रेडियस n के स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो अपना आंसर हो जाएगा r=n0 a का स्क्वायर। ए नोट यहाँ पर बोर रेडियस है, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। 52. The transition stage between a periodic and damped oscillatory motion is। तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना होगा इसमें, क्रिटिकली डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि ऑप्शन 3 सही रहेगा। 53. The wire of resistance R is cut into m equal part. These are then connected in parallel with each other. The effective resistance आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो देखो, मान लेते हैं कि पहला जो वायर है वो L लेंथ का वायर था और उसका जो रेजिस्टेंस था वो लेट R था, ठीक है। अब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, कितने में ये नहीं पता, लेकिन बोला हुआ है कि M पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया है। तो होगा क्या कि अब जो नया रेजिस्टेंस होगा हर एक पार्ट का, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जनरली R=ρ L/में एरिया। हम यहाँ पर जब उसको कट करेंगे तो रो और एरिया तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ लेंथ कम हो जाएगी। तो लेंथ को इक्वली डिवाइड करें तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इक्वली डिवाइड आ जाएगा, मतलब कि हर एक पार्ट को जो रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा। R/m क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक जो पार्ट होगा, पहले लेंथ L रही होगी, तो अब लेंथ L/m हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी L/m हो जाएगा। हम उसको m इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R/m, ठीक है। अब इन सबको हम कर रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट। अब जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं सभी रेजिस्टेंस को, तो पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट का 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, जितने भी डायरेक्टली आपको इस तरह से ऐड करने होंगे। तो हमें आर इक्विवेलेंट ही या कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो देखो, ये एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी, r/m। फिर ऐसे ही दूसरा वाला वायर पैरेलल में कनेक्टेड है, उसका भी कितना होगा, r/m। तीसरा वाला भी उसका कितना, r/m। तो इस तरह के हमने कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं, m। तो जब आप इस क्वांटिटी को m टाइम्स ऐड कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू में 1/r/m। ये कैसे हुआ, देखो, मान लो आप इसको दो बार ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1r/m। 3 बार होगा तो 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 4 हो जाएगा। तो m हमने क्या करा, क्योंकि m नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन सब का समेशन कितना है, m टाइम्स किसी एक का रेजिस्टेंस कितना है। अभी m जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा m इंटू में m/r। ये किसके इक्वल चल रहा है, 1/r इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट बोलो। तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, r/m m इंटू m कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर। तो r/m का स्क्वायर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पैरेलल में जब भी आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, देखो, अगर आप डायमेंशनली चेक करो तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा वन, क्योंकि ये आर के इक्वल होना चाहिए, तो आर का डायमेंशन फॉर्मूला ओम होता है, इसका तो 1/ओम इनवर्स आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा वैसे भी। और मैंने बताया पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होता है तो m टाइम्स तो नहीं होगा, m तो संख्या काफ़ी बड़ी होगी, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, वो एग्जैक्टली हमने फाइंड कर लिया, r/m का स्क्वायर। 54. The energy releasing during the fusion of uranium-235 into barium and krypton is 200 mega electron volt. This energy is equal to the mass defect mu। तो आपको ये बताना है मास डिफेक्ट mu के किसके इक्वल होगी। देखो, जनरली ये होता है कि जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है डेल्टा m इंटू में c स्क्वायर। लेकिन अगर आपका मास mu में गिवन है
तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करने के लिए आपको बस करना क्या होता है, डेल्टा एम की 931.5 में मल्टीप्लाई करनी होती है, तो सीधा आपका आंसर आ जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक्चुअली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, फिलहाल हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जो एनर्जी है वो 200 है और हमें मास डिफेक्ट निकालना है। तो देखो ये जो एनर्जी है वो हमें कितनी है, 200 गिवन है 200 MeV में। ठीक है, डेल्टा एम निकालना है, तो ये जो 931.5 है इसको यहाँ पर लिया डिवाइड में। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डेल्टा एम की वैल्यू आएगी 0.215 के आसपास। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ये सी स्क्वायर मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, ये तब इस्तेमाल करना चाहिए जब मास आपका किलोग्राम में गिवन है, तब आप स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब मास आपका एमयू में गिवन है या एमयू में निकालना, तो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको 931.5 से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। 55th क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और इसका करंट है 1 एम्पियर, रेडियस है 1 मीटर, कितना होगा। देखो सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सेंटर पर, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू में आर। ये हो गया म्यू नॉट अपॉन में 2, आई की वैल्यू 1, आर की वैल्यू भी 1 है, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट, म्यू नॉट अपॉन में 2। फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है। अगर स्ट्रेट इन्फिनाइट वायर होता तब के लिए फॉर्मूला ऐसा ही होता, बस यहाँ पर पाई और आ जाता 2πr, स्ट्रेट वायर के लिए जो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है तब के लिए पार्ट सवाट लॉ से, अगर मान लो ये एंगल φ1 है एंगल φ2 है, तब के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, द कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल ऑफ टर्न्स 20 ईच आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन। मतलब कि हमारे पास दो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं और उनका रेडियस 25 और 45 गिवन है। 25 वाले में करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, और जो 45 सेंटीमीटर वाली है उसमें करंट है 0.9 एम्पियर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। आपको बताना है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो देखो एक लूप में ले लेता हूँ, इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, लेट मैं इसको I1 बोल देता हूँ 0.5 एम्पियर, और इसका जो रेडियस मैं R1 ले रहा हूँ वो है 25 सेंटीमीटर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20। एक और कंसेंट्रिक मतलब इसके बाहर एक कॉइल होगी जिसका रेडियस R2 मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और उसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 0.9 एम्पियर का, और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो सेम है, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो मान लेता हूँ कि लेट इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसा है इस तरफ, और इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो होगा ये कि अगर आप अपना राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो मतलब सेकंड लूप है, ये फर्स्ट लूप मान लेते हैं, तो फर्स्ट लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो होगी ऊपर की तरफ, मतलब अपनी सभी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, जो थंब होगा बाहर की तरफ आएगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 वो तो आउटवर्ड होगी सेंटर पर। ठीक है, और जो सेकंड कॉइल होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, तो B2 अंदर की तरफ होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके लिए मैं B1 में से या B2 में से, जो भी आपको ठीक लगे, B2 में से B1 को माइनस कर लूँगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर्कुलर लूप के लिए सेंटर पर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं सभी। B2 का जो म्यू नॉट, अब इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों में इक्वल ही है, तो n1 लिखो 2 लिखो, एक ही बात है। म्यू नॉट यहाँ पर आएगा I2 अपॉन में 2 इंटू में R2 माइनस n म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 R1। ओके, जो वैल्यू सेम है, अब जो कांस्टेंट मतलब दोनों में कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे n यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है, दोनों में म्यू नॉट कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा I2 अपॉन में R2, यहाँ से I1 अपॉन में R1। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है 20, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन में 2। अब ये देखें I2 कितना है, I2 हमारे पास है 0.9, तो 0.9 अपॉन में R2 रेडियस है 45 सेंटीमीटर, तो 45 को 10 की पावर माइनस 2 लिख लीजिए,
माइनस ये कितना आ जाएगा I1 0.5 अपॉन में R1 कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻², क्योंकि मीटर में चेंज कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पॉइंट हटा देते हैं, चलो तो इसको 10 लिख लेंगे, इसको भी पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, तो ये देखो 1/5 1/5 10 इंटू 10⁻², सब दोनों में सेम है ही, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई ना, सेम हो गई तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो बी नेट यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा 0 0, क्योंकि I2/R2 बराबर है I1/R1 के, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर रिड्यूसेस स्लाइटली द टेम्परेचर ऑफ क्लोज रूम बिकॉज। पानी का छिड़काव एक बंद कमरे में तापमान को थोड़ा कम कर देता है, क्यों? या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि घड़े में जो पानी रखते हैं ना, मिट्टी के बर्तन में जो पानी रखते हैं वो ठंडा क्यों हो जाता है, उसका भी रीज़न यही होगा। एक्चुअली जब आप पानी को छिड़क रहे हो तो पानी का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो वो उस हीट को सोख लेता है और फिर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा वाटर हैज़ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 58 क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल अल्फा बीटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन मूविंग विद सेम वेलोसिटी, इसमें बताना कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी। तो देखो लैम्डा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा H/p, p मतलब मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। अब वेलोसिटी तो सबकी सेम है, तो लैम्डा इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रहा होगा, मास पर, ठीक है। H और V दोनों ही पार्टिकल के लिए सेम है। अब जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है 2He4, ठीक है। इसका जो चार्ज होता है वो, अच्छा चार्ज की वैसे हम बात करेंगे नहीं, वैसे चार्ज जो अल्फा पार्टिकल का होता है 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। दूसरा है बीटा, बीटा को आप ऐसे कह सकते हो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसका मास जो होगा बीटा पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा, और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। फिर कौन है, न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज तो रहेगा नहीं, लेकिन इसका मास जो रहेगा वो नियरली अबाउट मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ऑर्डर की मैं बात करूँ तो 10⁻27 ऑर्डर में रहेगा किलोग्राम में, और 1.667 के आसपास आता है ये। बाद में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है 1.66 इंटू 10⁻27। फिलहाल तो आप ये देखो कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ उस पार्टिकल की होगी जिसका मास सबसे कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ इन्वर्सली मास पर डिपेंड कर रही है। इन चारों को अगर आप कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, -31 में आ रहा है वैसे भी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, यानी कि बीटा पार्टिकल की। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बीटा पार्टिकल। 59 एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है। देखो मैं आपको ये जनरल टर्म बता दूंगा, किसी का भी एरिया पूछा जाए ना, बस आप एक चीज़ ध्यान रखना जो मैं बताऊंगा। मान लो तो कोई भी एरिया कैसे भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी। फिलहाल ये देखो कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। अगर आपको ये पता करना है ना कि एरिया क्या देगा, एरिया किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो बस आप ये देखो कि मीटर, इन दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में टाइम की यूनिट सेकंड, इससे ये गया तो कितना आ गया, मीटर पर सेकंड। इसका, और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। तो जो इसका एरिया होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो पहला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, तो मल्टीप्लाई करके किसकी यूनिट आई, मीटर पर सेकंड की, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी आपसे पूछा जाए ना एरिया अंडर कोई भी कर्व हो, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, कभी कभी हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एरिया प्लॉट करते हैं, तो इसमें भी अगर आपको पता करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो फोर्स की डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई करके देख लो। वैसे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन के बराबर होता है, तो इसका एरिया वर्क डन दे देगा। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है बस आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, उसकी यूनिट क्या आ रही है, वो किसके बराबर है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि एरिया क्या होगा। जैसे इस ग्राफ में हमने एक्सेलरेशन और टाइम का जो यूनिट है उनको मल्टीप्लाई करके देखा, मीटर पर सेकंड आ रहा है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 60, अ बुलेट of mass 20 gram is fired from a gun of mass 1 kg
अब देखो ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, दोबारा मतलब भली वैल्यू चेंज हो गई होगी, लेकिन सेम क्वेश्चन पार्ट आई थिंक जो मैंने बनाया था 3 उसमें भी था। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। होता ये है कि मान लीजिए एक बुलेट को हम गन से फायर करवा रहे हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसका मास है mg और मास ऑफ बुलेट है mb। इसकी रिकॉइल वेलोसिटी लेट से vg और बुलेट की वेलोसिटी में मान रहा हूँ vb है। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बाहर से तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब इनिशियली दोनों चीज़ें रेस्ट पर थी तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम में इन दोनों का मोमेंटम लगाएंगे, गन का और बुलेट का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। अब फाइनल मोमेंटम मास ऑफ गन, मतलब फाइनल मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ गन प्लस में मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ गन होगा mv यानी कि मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस यहाँ पर pb मतलब मास ऑफ बुलेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। उससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ गन पूछा गया था, तो कंसेप्ट तो सेम ही होगा। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट v भी निकालना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं mg vg माइनस इक्वल टू mb vb, या फिर vb यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना आ जाएगा माइनस के मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन अपन में मास ऑफ बुलेट माइनस मास ऑफ गन कितना है, गन है 1 किलोग्राम की, वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है, रिकॉइल वेलोसिटी 5 है, मास ऑफ बुलेट कितना है 20 ग्राम की है। तो 20 ग्राम का मतलब आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1000, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी आ जाएगी, ये हो गया 4 और ये जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर बस नेगेटिव साइन ये बता रहा होगा कि अगर गन इस तरफ रिकॉइल हो रही है तो बुलेट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 250 मीटर पर सेकेंड।